आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सीमा आंटी को। सीमा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आज ये मौका देने का कि आप इतनी ब्लेसिंग्स है हम पर, उसके लिए कुछ बोलने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी, गुरु जी का बहुत 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 शुक्रिया। मेरे बेटे की शादी हुई है दिसंबर में और बहुत टाइम से हम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उसको था कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, ये कंपैटिबल हो, बहुत अच्छा करती हो, जैसे हर जना चाहता है कि मेरे बराबर की हो। बहुत हम लोग ढूंढते रहे, काफी सालों से ढूंढ रहे थे, ये भी नहीं कि कोई 6-8 महीने से। बेटा सिंगापुर में है और ढूंढ रहे थे। और अब देखिए कोरोना टाइम में उसको वहां पर एक लड़की पसंद आई। हम लोगों ने उसने हम लोगों को जूम पे उससे मुलाकात करवाई। हम लोग, और वो इंडियन नहीं है, सिंगापुरियन है, मलेशियन सिंगापुरियन। तो पहला तो जैसे और सभी पेरेंट्स का होता है, इंडियन होती तो अच्छा होता, कौन है, हम अभी तक मिले भी नहीं हैं। पर हम लोगों ने सोचा बेटा कह रहा है, इतना समझदार है, तो हम जरूर उससे मिलेंगे, देखते हैं कैसी है, फिर देखेंगे क्या करना है। क्योंकि हम सबकी पूरी फैमिली की थिंकिंग सब सेम है, तो ऐसा नहीं था कि हमें वो पसंद आएगी या नहीं आएगी। बस गुरु जी का नाम लिया और उससे जूम पर मिले। फिर ऐसे करके हमें भी वो लड़की बहुत पसंद आ गई और 1 साल पहले हम लोगों ने कहा हाँ हमें लड़की पसंद है, कब करेंगे। अब कोरोना टाइम था, सभी को पता है ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, कोई आ जा नहीं जा सकता था, कोई अप्रोच का कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि आप जा सकते हो, जो जहां है वही है। तो बेटे ने और हमारी जो बहू है उसने कहा कि हम शादी तो नहीं करेंगे जब तक कि पेरेंट्स साथ में नहीं हो। गुरुजी से हम लोग प्रे करते रहे कि एक तो इतने टाइम से हम बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं, अब उसे लड़की पसंद आई तो हम मिल नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, ना वो आ सकता है। ये भी अजब अपने कैसी मुश्किलात घड़ी है कि खुशी भरपूर है कि चलो हमें इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर हम शादी में नहीं जा सकते या यहाँ आकर उनकी शादी नहीं कर सकते। गुरुजी कुछ तो करो। बच्चे टालते रहे, उन्होंने कहा नहीं खुलेगा मम्मी, हमें पता है कब कंट्रीज कब खुल रही है, उस महीने में होगा, उस महीने में होगा, उस महीने में करके बोले ठीक है हम 11 दिसंबर फिक्स करते हैं, पूरा साल लेते हैं, जरूर कुछ ना कुछ खुलेगा उस टाइम तक। और वो डेट फिक्स करते हैं और फिर भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग कर लेंगे शादी। हमने कहा ठीक है। और मतलब छोटी छोटी मैं बातें बताऊं आपको, जैसे हर जना जानता है कोरोना टाइम में था कि भी क्या हो, अनसर्टेनिटी तो पूरे ही टाइम थी, हर ने ये अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। हम लोगों ने कहा ठीक है, तो जब जब थोड़ा 1-2 महीने कुछ खुलता था, हमने कहा हम तो लोगों के लिए शॉपिंग करते हैं, जो भी लहंगा बनाना है बहू के लिए वो बनवाते हैं, बेटे के लिए ड्रेस, ये सब चीज हम बनवाते हैं और तुम्हें कुछ महीने पहले ही भेज देंगे, ताकि वापस कोई लॉकडाउन हो गया या कुछ मार्केट्स बंद हो गए तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने वे अहेड ऑफ टाइम अगस्त में ही उन लोगों के लिए बनवा कर भेज दिए, जो भी कपड़े भेजने थे सब कुछ भेजने थे, सब भेज दिए। बस ये सोचते रहे चलो मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर बच्चे शादी कर लें, जो जैसा गुरुजी की इच्छा। पर चलो बच्चे खुश रहें और हम सब खुश रहें, इससे बड़ी बात नहीं है। फिर मैं छोटे मंदिर गई अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड बेटी के साथ, गुरुजी को शादी का कार्ड देने। और वहां पे जाके मैंने यही प्रेयर करी। जैसे घर में तो मैं ये सोचती रहती थी गुरुजी कब खुलेगा, कब जाएंगे, कब होगा, कब होगा। वहां गई तो मन जैसे एकदम शांत था। मैंने कहा गुरुजी आपको जो सबसे उचित लगता है आप वो करिए। आप सोचते हैं हमें जाना चाहिए तो आप ऐसे राह दिखाइए, बस ये है कि परिवार खुश रहे, बच्चे खुश रहें, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। इनवाइट किया गुरुजी को, वहां पे छोटे मंदिर में कार्ड रखा और फिर हस्बैंड ने, बेटी ने, सबने गुरुजी से अरदास करी और हम लोग आ गए। और आप ये देखिए कि ओमिक्रॉन आया है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, नवंबर एंड में लास्ट वीक में वो हुआ कि खुला है वीजा के लिए। हमने जस्ट अप्लाई किया, टिकट लिया हमने 2 दिसंबर का, 3 से हुआ कि
रूल्स चेंज हो रहे हैं। और हम वहां पर पहुंचे 2 दिसंबर को गुरुजी की कृपा से, और बस 20 दिसंबर को आ गए। बस वो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने एक विंडो हम लोगों के लिए खोली है कि ओमिक्रॉन जस्ट डिक्लेयर हो गया है कि आ गया है, पर तुम पहुंच जाओ सिंगापुर परिवार के साथ, शादी अच्छे से हो जाए और बच्चों के साथ रह लो और तुम लौट। और उसके बाद आपको पता है ओमिक्रॉन किस तरह से फैला है और वो कितनी सी विंडो थी। तो गुरुजी की असीम कृपा रही परिवार पे कि उन्होंने उतने से दिन के लिए, वो हमारे जैसे सभी लोग ही कहने लग गए, ऐसा लगा है सीमा आंटी आप ही के लिए गुरुजी ने जरा से दिन के लिए खोला है कि जाओ आ जाओ। उसके बाद इतने रेस्ट्रिक्शंस थे, आप रोज जाओगे, आपको रोज टेस्ट कराना है, आपको ये करना है वो करना है। मतलब उन 3 दिन के बाद जो पहुंचा उसके लिए डेली रेस्ट्रिक्शन था कि आज ये टेस्ट कराइए, रोज कराइए, ये रिपोर्ट करिए, वो करिए। हम गए, बस हमें ये था कि हम बस पहुंच गए, एक दिन टेस्ट हुआ, उसके बाद हम आने वाले दिन टेस्ट बिल्कुल फ्री था। मतलब इससे ज्यादा आराम से हम पहुंच नहीं सकते थे। तो ये सब गुरुजी की ही असीम कृपा रही कि कैसे 8 महीने पहले एक डेट निकाली बच्चों ने कि वो डेट पे करेंगे, उसी डेट पर हर चीज हमारे लिए इस तरह सेट होती रही। और जैसे इतना स्मूथ, जैसे इंडिया में हम लोग सब रिश्तेदारों की शादियों में जाते हैं, हर सब जने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर होती है कि अरे ये हो गया वो हो गया। और यहाँ उस सिंगापुरियन लड़की, उसके कल्चरली इतना डिफरेंट वो लोग, हम लोगों के यहाँ सेलिब्रेशंस, सारे रिचुअल्स कितने फर्क हैं कि कोई चीज समझाना पड़ेगा, क्या पता उनको पसंद आए ना। पर इतनी स्मूथ सेल हुई, जो मैंने इंडियन वेडिंग जिंदगी भर अटेंड करी है, परिवार में इतनी शादियां हुई है, पर इतनी स्मूथ वेडिंग, मतलब मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि इतनी शांति, इतनी खुशी से कैसे कोई वेडिंग निकल सकती है कि एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बिल्कुल संभाल रखा है। और मैं जो और बात शेयर करूंगी, लेडीज उस बात पे बड़ा हंसेंगी, जब हम लोग अपने टेलर के पास जाते हैं, सूट सिलवाते हैं, ब्लाउज सिलवाते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि एक ही बार में टेलर ने बड़ा अच्छा सिल दिया और मुझे दोबारा नहीं जाना पड़ा। कभी कभी 10-10 चक्कर भी लगाए जाते हैं, फिटिंग्स देखी जाती है, सभी को पता है और सभी कितने इस बात के से परेशान होते हैं। पर आप ये देखिए, मैंने उसके लिए, बहू के लिए लहंगा बनवाया, डिजाइनर लहंगा, ब्लाउज जैसे ड्रेस होती है, अच्छी सी बहुत सुंदर सी बनवाई और भेजी। और मैंने इतने महीने पहले इसलिए भेजी ये सोचकर कि जरूर उसमें फिटिंग कुछ होगी, तो वो कहाँ बच्चे कराएंगे इतनी भारी चीज की, कौन उनकी फिटिंग करेगा। पर भेज देती हूँ, एटलीस्ट 1-2 महीने में वो ढूंढेंगे कैसे क्या करना है और करेंगे। ऐसे ही बेटे का मेजरमेंट्स लिए हैं हम लोगों ने कॉल करके जूम पे, आप मानेंगे नहीं कि ऐसी चीज के मेजरमेंट जब खुद देते हैं तब भी गलत हो जाते हैं। और यहाँ पर भी जेंट्स का और लेडीज का वो एक बार ट्रायल के लिए बुलाता है, फिर फिटिंग कराता है। बच्चों ने बस जैसा जैसा टेलर ने बोला उन्होंने मेजरमेंट्स दिए, और जब भेजा तो वो कह रहे इतनी फिट ड्रेस है कि हम बता नहीं सकते। दोनों की ही, मतलब कोई भी चीज हमें उसमें 1 मिलीमीटर भी हमें उसको ठीक नहीं करना पड़ा। वो बोले ऐसी फिट आई है। मैंने कहा इतने फिट तो हमने यहाँ अपने कपड़े सिलाए तब भी हमारा नहीं हुआ कि हमें दोबारा टेलर के पास नहीं जाना पड़ा या नहीं करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हर छोटी से छोटी चीज को इस तरह से हमारे साथ खुशी से भरते जा रहे थे कि कहीं पे ना कोई रुकावट आई, ना कुछ हुआ। और कल्चरली इतनी डिफरेंट होते हुए भी बहू इस तरह हम लोगों से घुल मिल गई और इतना सब हुआ। तो गुरुजी की असीम कृपा रही कि किस तरह उन्होंने हर चीज को संभाला। उनका बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी का। हम सोचते हैं गुरुजी नहीं है, पर वो किस तरह अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह हमारी हर बात को समझ रहे हैं, हर बात को हमारी संभाल रहे हैं, हर क्षण हमारे साथ गुरुजी हैं। तो गुरुजी का इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको अपनी पुराने कुछ सत्संग सुनाती हूँ। एक तो मुझे इस मई एंड जून में दिल सभी का बड़ा भारी हो जाता है कि मई के लास्ट वीक में गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। तो अभी भी हर पल, मतलब इस महीने तो और भी ज्यादा वो याद आता है कि हम लोग लास्ट वीक में जब उनके साथ बैठे थे, उन्होंने संगत में ही
ये जो गाते थे एक अंकल आंटी, उनको बोला गाओ, उन्होंने गाना गाया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मन अभी भी सोच के इतना रुआंसा हो जाता है कि कैसे गुरुजी ने वो गाना गाया, कैसे हम नहीं समझ पाए कि अब हम गुरुजी से नहीं मिल पाएंगे, वही हमारी आखिरी मुलाकात थी। मतलब ऐसा था, सब इंडिकेशन गुरुजी दे रहे हैं और हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने हमें सब बता दिया, पर फिर भी समझ कर भी हम कितने ना समझ रहे कि अब फिर वो मुलाकात नहीं हो पाई। और सच है गुरुजी, कितना हम मिस करते हैं आपको, आपका वो फिजिकल फॉर्म। आप हैं हर पल, गुरुजी हैं हमारे साथ, हम सबको, नई संगत को रोज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, पर फिर भी जो चीज एक आपको मिली होती है पुरानी संगत, शायद मेरी बात से सहमत हो कि हम कितना मिस करते हैं उनका वो फिजिकल, कि गुरुजी हैं सामने और हम उनसे कर सकें। और मई जून के महीने में तो और भी ज्यादा गुरुजी का वो लगता है कि इस टाइम में गुरुजी हमें छोड़कर चले गए थे। मुझे याद है जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी, तो जब हम छोटे मंदिर में एंटर कर रहे थे तो इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी, ऐसा लगा जैसे कि किसी ने जो फ्रेश गुलाब होते हैं, गुलाब की पत्तियों को जैसे उंडेल दिया हो, जैसे पूरा भर के ड्रम भर के खुशबू डाल दी हो। क्योंकि इतनी खुशबू कहाँ कैसे आ सकती है, मतलब एक होता है खुशबू आ रही है, एक उसकी डेप्थ आ रही, इतनी खुशबू थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी। और आसपास देखो तो ऐसे कोई ये नहीं था कि कोई फूल रखा हुआ हो या कुछ हो जिसकी आए, इतनी फ्रेग्रेंस कितने भी फूल हो तो भी वो नहीं आ सकती थी। और जब मैंने एंटर किया तो वो जैसे क्यू लगा करती थी, जा रहे हैं सब लोग साइड बोर्ड पे, गुरुजी छोटे मंदिर में बैठे होते थे, जब 7 पौने 7 के करीब जाते थे तो वो वहां बैठे होते थे, तो उनको प्रणाम किया, जय गुरुजी बोला, तो बोलते अच्छा प्रिंसिपल आ गई। अब मुझे लगे प्रिंसिपल कैसे कह रहे हैं गुरुजी को, ना मैंने बोला मैं कौन हूँ क्या हूँ, कैसे करके गुरुजी बोल रहे हैं प्रिंसिपल पर, ताकि इनको कैसे पता है, शायद किसी ने बोल दिया होगा। मैं तब डायरेक्टर थी फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की, कैसे इनको इस बात पता है। खैर फर्स्ट बार गए थे तो चुप रह गए, उन्होंने बोल दिया बैठने को। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रेग्रेंस कभी कम हो जाए, कभी बहुत ज्यादा आ जाए, कभी ऐसे, तो ऐसा अनुभव होता रहा कि समझ नहीं आ रहा था कि कितना, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। लग नहीं रहा है कि आप किसी घर में कहीं किसी से मिल रहे हो, एक अलग ही स्वर्ग में जैसे आप चले गए हो, और आपको इतने तरह की खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, उससे ब्लेसिंग मिल रही है, एक अलग ही अनुभव था। और उसके लिए हम लोग तरसते हैं, जब रोज वो होता था तो लगता था क्या ब्लेसिंग मिल रही है, क्या ब्लेसिंग मिल रही है। गुरु जी के पास जाते रहे, मिलते रहे, रोज सत्संग होते रहे। और एक बार गुरुजी ने ये कहा, एक बार कहानी सुनाई गुरुजी ने कि जब यहाँ पर इतने लोग आते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप जो भी आता है उसको आप सब दे देते हैं, तो गुरुजी ने मुस्कुराने लगे, वो हर चीज का तो जवाब है, वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, उन्होंने बोला कि एक गांव में ऐसा अनाउंसमेंट किया गया कि एक कोई बाबा आए हुए हैं और वो आज सबको दूध बांटेंगे। तो गांव के सभी लोग ने अपने अपने ढंग से उस न्यूज को सुना, उस प्रचार को सुना कि भी कोई बाबा आए हुए दूध देंगे। तो कोई जना जिस टाइम पहुंचना था, कोई जना चला गया देखने, अरे क्या बाबा क्या इतने पूरे गांव को क्या दूध बांटेंगे। तो वो लोग पहुंच गए। कुछ लोगों ने कहा चलो कटोरी ले जाते हैं, अगर कुछ देंगे तो 2-4 बूंद हम ले लेंगे। किसी ने कहा चलो ग्लास तो रख ही लेते हैं, कुछ लोग बाल्टी लेके चले गए। तो गुरुजी ने कहा यही है कि जो बाल्टी लेकर गया उसको बाबा ने बाल्टी भर के दूध दे दिया, जो ग्लास लेके गया उसको ग्लास भर के दे दिया, जो देखने ही गया वो खाली देख कर आ गया। तो गुरुजी का मंदिर, गुरुजी का चाहे छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, चाहे डुगरी हो या जहां भी है, वही है। अब जिस भावना से जा रहे हैं, गुरुजी की वैसी ही कृपा आपके ऊपर हो रही है, वही आपके ऊपर वही ब्लेसिंग है। अगर हम खाली सोच रहे हैं कि फ्री में लंगर मिल रहा है तो आप लंगर ही खा के आ जाएंगे, अगर आप
इस समर्पण की भावना से जा रहे हैं तो आपको गुरु जी की और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप और ज्यादा बिल्कुल ही सरेंडर्ड हैं तो आपको और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो जिस भाव से आप जा रहे हैं गुरु जी की आपके ऊपर वैसे ही कृपा होती रहेगी। एक बार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, ऑफिस में मैं थी इंस्टीट्यूट में, और बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था। और फ्राइडे सैटरडे 2 दिन फिक्स थे जब हम जाते ही थे गुरुजी के पास। तो फ्राइडे था और बहुत सिवियर हेडेक हो रहा था। मैंने कहा आज मंदिर भी जाना है, इतना सिवियर हेडेक है, माइग्रेन का अटैक था। और जिनको होता है माइग्रेन उन्हें पता है कि सिवियर होता है, फिर आपको वॉमिट भी हो जाती है, रिलीफ नहीं मिलता जब तक कि आप बहुत अच्छे से सो नहीं जाओ, अच्छी नींद ना आ जाए। मैंने कहा चलते हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं तो क्या चिंता करनी, चलते हैं। तो बहुत सिवियर हेडेक में आई और मैं वहां पर बैठ गई आगे गुरु जी जहाँ थे उनके चरणों में। तो मैंने कहा गुरु जी मेरा ना बहुत सिर दुख रहा है। और गुरु जी ने बिल्कुल इस बात पे मेरा ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कह रही हूँ कि मेरा बहुत सिर दुख रहा है। उन्होंने चाय प्रसाद, जो अंकल सर्व कर रहे थे, उनको बोला इनको चाय प्रसाद दे दो। और पता है अगर माइग्रेन का अटैक हो, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आपको वॉमिट हो जाएगी, तो आप चाय पियोगे तो नेचुरली आपको हो ही जाएगी। मैं गुरुजी की तरफ देखने लग गई कि गुरुजी आप क्या कर रहे हैं कि ये चाय का ग्लास मेरे को वो दे रहे हैं, कल को कुछ यहाँ पर हो गया तो कितना मैं भाग के बाहर जाऊंगी। मेरे को इतनी चिंता लगने लग गई। फिर भी गुरुजी ने कहा दे दो, तो मैंने पी लिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, एक गिलास पी लिया। फिर मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ कि भाई मेरे को माइग्रेन है, सिर दुख रहा है, आप बात समझ नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा एक चाय का ग्लास पिला दिया। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि गुरुजी चाह क्या रहे हैं। उधर कुछ मेरे को सिर दर्द हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा, और चाय पे चाय गुरुजी चाय प्रसाद पिलाए जा रहे हैं। उसके बाद जब मैं खड़ी हुई बाहर जाने के लिए तो गुरुजी कहते हैं कि, मैंने कहा गुरुजी मेरे सिर में दर्द है, बहुत दर्द है, माइग्रेन। तो गुरुजी ने तो उस बात को पे ध्यान ही नहीं दिया। उनको उस बात से कुछ मतलब ही नहीं था कि इतना दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं तेरे पेट में तकलीफ है। तो पेट में तो कुछ भी नहीं हो रहा, कहाँ से पेट में तकलीफ है, बात ही समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर बाद में गुरुजी कहते हैं कि तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है तो मैं तेरा इलाज कर। और उसके बाद उन्होंने कुछ पत्ते से करके करते थे गुरुजी, वो किया। फिर वो कहते हैं मैंने ठीक कर दिया। तो मे बी इट वुड हैव बीन कैंसर और समथिंग विच गुरुजी कुड फोरसी, और उन्होंने वो चीज ठीक कर दी कि यूट्रस में कोई है इन्फेक्शन, वो मैं ठीक कर देता हूँ। और माइग्रेन पे उनका कुछ था ही नहीं। तो इस तरह कभी कभी होता है, हम अपनी छोटी सी चीज को लेकर इतने परेशान होते हैं और गुरुजी वहां आपकी, मतलब ही वो जस्ट स्कैन द बॉडी, एवरीवन नोज कि वो तो उनके सामने आप खड़े हो, अपनी बात कर रहे हो, वो तो पूरा पेट स्कैन, सीटी स्कैन जो भी है, वो तो ऐसा स्कैन कर लेते थे बॉडी की, आपकी बॉडी में तकलीफ क्या है। और जिस चीज को हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं वो उनके लिए कुछ नहीं थी, और जो मेन जो होती थी वो किस तरह उन्होंने उस चीज को क्योर किया और उसका क्या रिपरकशन होता है वो हम समझ भी नहीं सकते। हम सोचते हैं यार छोटी सी चीज है, गुरुजी ने कुछ किया उससे ठीक हो गया। पर इफ वी बहुत, अगर हम डीपर सोचें, अगर सच में होता कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचाया, अगर प्रॉब्लम होती तो क्या होता, वो सोचें तो हम सिहर जाएंगे कि देखो गुरुजी ने हमें कितने वक्त से पहले किस तरह हमें गुरुजी ने बचाया। फिर गुरुजी, सभी को पता है कि गुरुजी वो जो कॉपर का लोटा होता था वो गुरुजी ब्लेस करके देते थे कि आप रखो, और उसमें रात को अपने सिरहाने रखते थे और वो पानी पियो या फिर जो बच जाए उससे आप नहा लो। तो सभी लोग अपना जिस जिसको कहते थे वो अपना ब्लेस करके वो रखते थे। तो मेरे को भी गुरुजी ने वो दे रखा था ब्लेस करके कॉपर का। तो उसको, तो मेरे को एक बार जो उंगली में अंगुल हरा हो जाता है, अगर आप स्किन आपकी थोड़ी नेल के उधर से और साइड से अगर पैर उंगली की या पैर की नेल्स के पास से हो जाए तो उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा मेरे पैर की अंगूठे में हो गया और वो काफी स्वेलिंग आ गई, पस फॉर्मेशन हो गया। तो मैं वही इंस्टीट्यूट में थी, तो जो हम लोग का एक डॉक्टर था जो विजिट करता था उसको दिखाया। उसने कहा मैम ये तो अंगुलर है, ये तो आपका पंचर होके कट लग के ही इसका पस निकलेगा, इसकी कोई रेमेडी नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन दे दे या कुछ दे दे। इतना बड़ा था, फूल चुका था वो। तो मैंने सोचा कि अब एकदम बोला करा लो अभी, तो
मैंने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं करा रही, आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आई थॉट कि कोई ऐसी मेडिसिन देंगे और उससे मेरा कुछ ठीक हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी कल सोच के क्या करना है। फिर घर आ गई और रात में सो गई। फिर उसके बाद सुबह जब वो उठ के पानी पिया, फिर उसके बाद मुझे, फिर मैं जो बचता था पानी वो मैं ले जाती थी नहाने के लिए, कि जिसमें मग में डालकर और फिर सारा पानी अपने ऊपर डाल दो। तो मेरे को एकदम आया कि मैंने कहा ये पानी तो गुरुजी की ब्लेसिंग का है, तो मैं जहां पर मेरे दर्द हो रहा है मैं उसी पे डाल देती हूँ। मैंने गुरुजी का नाम लिया और डाल दिया। और फिर मैं अपना तैयार होके इंस्टीट्यूट चली गई। फिर वो आया नेक्स्ट डे, वो डॉक्टर की, मैम आपको किस टाइम कराना है? और मैंने देखा और मेरा तो एब्सेस जो था उस पे वो सब खत्म, कुछ था ही नहीं। मैंने उस टाइम तो इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने पानी डाला है उससे कुछ हुआ है, पर वो था ही नहीं। सारी स्वेलिंग, सारा पस फॉर्मेशन सब कुछ खत्म और वो कुछ था ही नहीं। डॉक्टर भी शॉक था कि ये गया कहाँ आपका, तो आज वो कट करके सब निकालना था और वो उनके ब्लेस्ड पानी से ही सब कुछ हो गया खत्म, कुछ रहा ही नहीं उसमें। तो मेरी डॉटर का मैं बताती हूँ कि उसका भी उसका उस टाइम वो 10th का एग्जाम दे रही थी, तो उसके एग्जाम दे चुकी थी और उसका रिजल्ट आने वाला था। तो हम लोग जैसे सब लोग संगत 4 लोग अपना लंगर कर रहे थे। तो एक अंकल हैं जो पंजाब से आते थे, सरदार जी अंकल आंटी। तो उन्होंने, अंकल ने ऐसे ही उसको बोला कि तेरे 92% आएंगे। मैंने कहा 92%? ऐसे कोई कैसे बोलेगा? जनरली आदमी यही बोलेगा ना, तेरे 90 एंड अबव आएंगे। और 92% हमने सुन लिया। हमने कहा कोई अंकल हैं, इतने प्यार से कुछ बोल रहे हैं, बात सुन ली, खत्म हो गई बात। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो उसके आए 89 पॉइंट सम परसेंट मार्क्स। मैंने कहा 89 पॉइंट ये आए हैं तो कुछ। उसके बाद हुआ कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे। पहले था इस एक सब्जेक्ट के नहीं होंगे, फिर था सारे सब्जेक्ट्स के काउंट होंगे। वो अगले दिन बताया गया। जैसे ही बताया, इट वाज एग्जैक्टली 92% मार्क्स। देखिए वहां बैठे बैठे हम सोच रहे थे भी 10th का रिजल्ट आएगा, इसके कितने मार्क्स आएंगे क्या है। गुरुजी ने पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर करा दिया। रिजल्ट आया 89 पॉइंट सम, और वो सारे सारे सब्जेक्ट्स काउंट हो गए और उसका 92%। तो मैंने गुरुजी से बोला कि, मैंने कहा मेरी बेटी को मैं क्या दिलाऊं, उसका साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लगता है, बहुत प्रेशर रहेगा। इंजीनियरिंग में भी जैसे मेरा बेटे ने किया, उसने फिर स्टीफन से उसने ग्रेजुएशन किया, फिर उसने एमबीए किया। तो मैंने कहा उसको भी बहुत इंटरेस्ट साइंस में इतना नहीं रहा, तो डॉटर को भी नहीं है। और हस्बैंड चाहते थे खुद इंजीनियर है कि नहीं, या तो साइंस तो लेना ही चाहिए, साइंस के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तो उसके ऊपर बोझ मत डाल, उस पर प्रेशर मत क्रिएट कर, उसको कॉमर्स ही रहने दे। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा हमारे घर में किसी ने कॉमर्स नहीं ले रखी, हमने तो कोई कॉमर्स को इतना वो ज्यादा इम्पोर्टेंस भी कोई नहीं देता है। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी कह रहे होंगे तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। मैंने कहा बेटी से, वो भी मान गई, अच्छा ठीक है मैं कॉमर्स ले लेती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे 1-2 बार कहा, तो उसको जो मैंने करने तो उस पर प्रेशर न डाला कर, प्रेशर न डाला करने का, ठीक है जैसा है ठीक है। फिर उसने 11th में उसने कॉमर्स ली। फिर उसके बाद उसने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर उसको वहीं पर जॉब मिल गई। अभी वो डेलॉइट में इतनी यंग एज में, शी सीनियर मैनेजर, 2 years हो चुके हैं सीनियर मैनेजर बने हुए। उसका इतना अच्छे से सिलेक्शन हो गया है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में, बिल्कुल टॉप परफॉर्मर्स में से वो है। कैसे गुरुजी ने देखा उस टाइम कि इसको कॉमर्स दिलाएंगे, किस तरह वो ग्रो करेगी, कैसे करेगी। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। हम लोग तो वहीं एक छोटी सी चीज को लेकर बैठ जाते हैं कि यार साइंस नहीं लिया बच्चे ने तो क्या होगा, इस इंस्टीट्यूट में नहीं गया क्या होगा। गुरुजी हर चीज को इतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, उनको तो पता है हमारी क्या फ्यूचर है, हमारी फ्यूचर की लाइफ क्या है, आगे की लाइफ क्या है, वो तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख के हमें कहते हैं। और हम उस छोटी सी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं गुरुजी अगर कॉमर्स ले लिया तो क्या होगा, साइंस लेते हैं सब ये है। कैसे उन्होंने कहा, और उसके बाद से जब उन्होंने कहा तब से हम लोग चिंता भी नहीं करते थे इस बारे में कि भाई क्या होगा। उन्होंने कहा है तो सब अच्छा ही होगा। और जिस तरह वो ग्रो करी है, तो if I compare with people of other institutes, she is far, far ahead. So how Guruji had seen everything, and thanks Guruji for all your blessings or your divine blessings on us.
एक बार मैं जब बैठी हुई थी वहां पर मंदिर में, छोटे मंदिर में, तब गुरुजी ने, मैं थोड़ा मूड अपसेट सा हो रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो, उन्होंने कहा क्या हो गया सांगी आंटी आज तेनो? मैंने कहा गुरुजी आज ना मेरे को तो ऑफिस के इतना, मैंने उस इंसान को नौकरी दिलाई, अपने साथ सपोर्ट रखा, इतना रखा, और उसने मेरे अगेंस्ट में लेटर में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, जैसे बहुत ही गंदा गंदा लिख दिया मेरे अगेंस्ट। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी हंसने लग गए। मैंने कहा मेरा तो मूड खराब हो रहा है गुरुजी की, भाई किसी ने, अपन किसी का भला करे जा रहे हैं और उसने हमारे अगेंस्ट में ऐसे लिख दिया। तो गुरुजी कहते हैं तेरे को तो आसांगी आंटी को तो बहुत ही फायदा हो गया। मैंने कहा इसमें फायदा कहाँ से हो गया, मैं अपसेट हो रही हूँ और गुरुजी को कौन सा फायदा दिख रहा है? गुरुजी कहते हैं अच्छा है ना, इससे कर्म कटते हैं, आपकी गलती है नहीं। फिर समझाने लगे मुझे कि अगर तुमने जो चीज सच है और कोई दूसरा तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा है तो उसमें तुम्हें ही फायदा था कि तुम्हारा अगर कोई ऐसा कर्म होगा तो उससे क्रॉस करके वो कटेगा। पर अगर कोई बात सच है और तुम उसको झुटला रहे हो तो तुम्हें, तुम्हारा नुकसान होगा। तो इसमें तो तेरा फायदा ही है क्योंकि तू सच बोल रही है, तूने सच किया, उससे अच्छा किया। वो अगर गलत बोल रहा है तो नुकसान उसी का होगा, तेरे को तो इसमें बहुत ही फायदा होगा। मैंने कहा तो बस इतनी बार लगता था कि जिस चीज को हम बहुत बेसिक समझते हैं कि हाय हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, वहां अगर देखें तो गुरुजी किस तरह से उस चीज को, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से गुरुजी की स्टार्ट होती थी कि अरे भाई इस, ये तो तेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है, और हम उसी चीज में पूरी जिंदगी उलझे रह जाते हैं, हाँ इसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी एक बार कि जब जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी, महासमाधि ले ली थी, तो डुगरी में, अभी भी डुगरी में जैसे हर महीने होता है जाते हैं, पर जब शुरू शुरू में स्टार्ट होता तो बहुत कम लोग जाते थे। तो हम शुरू शुरू में हम लोग ने कहा कि अच्छा हम लंगर करेंगे। फिर हमारे साथ और आंटी थी, उन्होंने कहा ऐसे, हम लोग जब बिल्कुल स्टार्टिंग था तो हमने वहां पर कहा कि क्या लेकर जाएं, तो लगा कि पीछे जो गुरुजी की फोटो के पीछे एक चादर, बड़ी सी एक चादर हम लोग लगाएंगे। तो अब उस पे क्या बनवाएं, अब समझ ही नहीं आता था कहाँ से लें। तो कपड़ा लिया एक मेरूनिश ब्राइट रेड से कलर का, उस पे डिजाइन ही समझ नहीं आया, कुछ कुछ लगवाया गोटे के फूल और कुछ। अब लगे बीच में क्या लगाऊं, अब मेरे दिमाग में चले जाए कि बीच में गुरुजी क्या लगाऊं जो ठीक लगे, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से बनवाऊं वो चीज। डिजाइन तो समझ में आए, बनाने वाला ढूंढ लेंगे। फिर अचानक टीवी में कोई एक सीरियल आ रहा था, जैसे जो सोप्स आते हैं ना, ऐसे ही जो सीरियल्स हम लोग तो देख नहीं पाते थे, कोई सीरियल्स रात को ही कभी देखते थे दिन के। तो उस दिन कोई ऐसी छुट्टी का दिन था, कोई सीरियल ऐसे बैकग्राउंड में दिखा और उसमें मुझे दिखा कि एक बहुत बड़ा ओम बना हुआ है। तो मैंने कहा ये आइडिया अच्छा है, ये तो ओम बना हुआ है तो मैं ओम ही बनवा लेती हूँ। तो हाँ मैंने ओम बनवा लिया। उसके बाद मैं उस सीरियल को, आप ताज्जुब करेंगे, मैं उस सीरियल को मैंने वापस वो ओम देखने के लिए इतनी बार देखने की कोशिश करी, उसमें वो कभी ओम था ही नहीं। कभी मैंने उसमें डेकोरेशन था पर उसमें कहीं वो ओम था ही नहीं। तो गुरुजी ने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करी कि उस पिक्चर में मुझे ओम दिखा दिया, उस जो भी सीन चल रहा था उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके बाद कितनी बार मैंने कोशिश करी उसको देखने की कि कहीं वो मुझे सीन दिख जाए जिसमें ओम था, पर आज तक कभी वो नहीं दिखा। मेरे मम्मी पापा पर भी उनकी बहुत बहुत कृपा रही। हम लोग जैन हैं, जैन फैमिली को बिलोंग करते हैं और मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट जैन हैं। आई हैव लॉस्ट बोथ ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली नाउ। पर उस टाइम जब वो आए थे तो मैंने मम्मी को कहा कि भी मेरे गुरुजी ऐसे हैं, वो पंजाब साइड के हैं और ऐसे लंगर कराते हैं ऑल। तो मैंने कहा अगर आप कन्विंस्ड हो तो आप चलो, नहीं तो नहीं। पर और इस तरह से वहां पर होता है। तो मुझे लगा अगर भी विलिंग हो तो उनको ले चलें, अगर उनको थोड़ा है रिलीजन को लेके या कुछ है मन में तो फिर ना जाए, क्योंकि वो जो हम लोग जिस श्रद्धा जिस भाव से जाते हैं उस पे वो नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा दोनों तैयार हो गए और मम्मी एक ही बार उनके पास वहां मंदिर में मम्मी रही और रात हम लोग 3 बजे तक थे और मम्मी का मन ही ना करे वहां से जाने का। मम्मी पूरे टाइम, हम बस 3-4 लोग रह गए, मेरे हस्बैंड, मैं और मम्मी, और हम लोग बैठे रहे। और इतनी कृपा रही मम्मी पे, और मेरे ऐसे ही मेरे जब पापा आए तो इतनी कृपा रही उन पर।
पापा जब आए तो उन्होंने बोला, मेरे फादर प्रो वाइस चांसलर थे, तो जब पापा एंटर हुए तो बोलते हैं आ गए प्रोफेसर। मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था तब तक गुरुजी को कि ये मेरे पापा है या मेरे पापा क्या करते हैं, आ गए प्रोफेसर। तो वो देख रहे हैं कि अरे ये कहाँ से मुझे प्रोफेसर कह रहे हैं। और फिर उसके बाद उनके साथ तो जितने जो डिवाइन कृपा रही है वो तो बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल की है। तो उसमें एक बार मेरे फादर को आंख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना था पापा को। तो पापा जयपुर में रहते थे, मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहते थे और गुरुजी से ज्यादा नहीं मिले, जैसे एक बार मिले हैं दोनों, या शायद दो बार मिले हैं, उससे ज्यादा नहीं मिले। तो उनको कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना था और वो बैठे हुए थे रात में, जैसे उनको अर्ली मॉर्निंग 8 बजे जाना था उसकी सर्जरी के लिए। और तो मम्मी एक रूम में सो रही थी, पापा एक रूम में सो रहे थे, जैसे कुछ मेडिटेशन कर रहे थे या ऐसा कुछ था। 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते थे तो दोनों अलग अलग रूम में बैठ जाते थे मेडिटेशन करने के लिए। तो उस टाइम 5 या 6 बजे होंगे, वो उठने लगे तो उस टाइम लाइट चली गई। तो पापा उठे और पापा एकदम से दरवाजे से टकरा गए और जिस आंख पे उनकी सर्जरी होनी थी उसके ऊपर उनके कट आ गया और थोड़ा ऊपर कट आ गया, ब्लड आने लगा। तो मम्मी भी घबराई। फिर जब लाइट आई देखा कि खून खून आ रहा है तो फिर कॉटन लाए और सब कुछ वो लगाया, जो भी फर्स्ट एड करना था। फिर पापा ने कहा आज तो जिस आंख में सर्जरी करानी थी उसी के ऊपर कट आ गया है, तो इसका मतलब आज तो मुझे कैटरेक्ट की सर्जरी करानी ही नहीं है। बैठ गए पापा कि चलो आगे देखेंगे क्या करना है, आज का तो मुहूर्त जैसे गलत हो गया है कि उसी पे चोट लग गई है तो आज तो कराना ही नहीं है। मतलब ऊपर लगी थी, आंख के अंदर नहीं, आंख के ऊपर, आईब्रो के ऊपर। तभी पापा बैठ गए सोच के कि चलो अब नहीं करेंगे। उसी टाइम साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए घर में और उन्होंने कहा तेरा जो वो था, क्या कहते हैं वो, उनकी जो कर्म था वो मैंने काट दिया, तू करा ले अब सर्जरी। मतलब पापा कह रहे हैं कि पापा ने उसके बहुत देर बाद मुझे फोन किया कि ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए और मैं तो अभी भी उस मतलब वो शौक में ही हूँ कि मैंने गुरुजी को घर में अपने सामने देखा और उन्होंने मुझे ये कहा। फिर उन्होंने अपने कैटरेक्ट का सर्जरी करा ली, ठीक है। तो गुरुजी ने कैसे बचाया कि हो सकता है कैटरेक्ट के टाइम में, हो सकता है क्या मतलब डेफिनेटली कैटरेक्ट के टाइम में हो सकता है कोई आंख को इंजरी होती, वो इंजरी गुरुजी ने पास ऑन कर दी उनके आईब्रो के ऊपर, जो कि छोटी सी इंजरी है जैसे कभी भी हमारे हो जाए, और उनकी आंख भी बच गई, उनकी सर्जरी भी हो गई। और कैसे उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दिए और किस तरह उनको उनकी ब्लेसिंग मिली। ऐसे ही पापा को तो बहुत ही अलग ढंग के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि मेरे मदर एंड फादर करीबन अपनी जब से वो नहीं रहे उसके भी 20 साल पहले से दे गॉट इनटू मेडिटेशन एंड दे वुड मेडिटेट फॉर आवर्स टुगेदर। तो दे हैड रीच्ड टू अ डिफरेंट लेवल, स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ऊंचे लेवल पे वो अपना पहुंच चुके थे। तो उनको एक बार पापा की प्रोस्टेट का सर्जरी हुई थी, वो काफी टाइम पहले हुई थी। तो उसमें पापा ने कहा था कि मैं, जैसे उनकी सर्जरी हो गई और वो अपना जैसे 4-5 दिन तक एडमिट रहे हॉस्पिटल में, तो उसके बाद उनको एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझसे क्या बात कर रहे थे, मुझे उस दिन का कुछ ध्यान नहीं है। तो उनका कहना था कि मैं शायद यहाँ था ही नहीं, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा जैसे मेरा अंत आ गया और मैं चला गया था। तो उन्होंने वहां चला गया था और एक बहुत वाइट लाइट मैंने देखी, बहुत ही ज्यादा वहां पे लाइट ही लाइट थी, लाइट ही लाइट थी, और मुझे कोई वहां पर थे और मैं उस लाइट के अंदर चला गया। तो ऐसे फिर जब पापा ने गुरुजी से जब मिले, साक्षात जब दर्शन हुए छोटे मंदिर में, तब पापा ने कहा जो मेरा कुछ साल पहले सर्जरी हुई थी और मैं उस दिन के लिए कहता हूँ कि मैं, मुझे याद नहीं है, मुझे तो था मैं किसी लाइट में चला गया। तो बोले वो जो लाइट थी और वहां जो खड़ा हुआ था वो तुम्हारे गुरुजी खड़े हुए थे।
तो मतलब इट इज अनबिलीवेबल कि कैसे कुछ ऐसा हो सकता है। उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, कब वो गुरुजी से मिले। तो बहुत बार जब हम लोग ये कह देते हैं, अरे मैं गुरुजी को तो उस साल से जानता हूँ, हम तो गुरुजी के पास तब से जा रहे हैं, तो वी हैव नो आइडिया किस किस जन्म से हम गुरुजी को जानते हैं और किस किस रिलेशन में किस किस तरह हम गुरुजी से मिले हैं। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको गुरुजी के दर्शन हुए। अभी भी जो संगत है उनका सौभाग्य है कि वो मंदिर जा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पर ये एक ऐसा है जिसको हम सोच नहीं सकते कि कैसे उनको इतने साल पहले उनके दर्शन हुए और जब फेस टू फेस दर्शन धरती पर उनको यहाँ पर हुए उनके। तो ये भी एक उनका एक ऐसा ही स्पिरिचुअल जर्नी का है जिसका मैं बता नहीं सकती कि क्या वो है। और मेरे फादर ने ये लिखकर भी मुझे जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं वो दे रखे हैं कि ये देखो। और यही लिखते थे पापा हमेशा, सीमा के गुरुजी से मेरा वो साक्षात्कार हुआ था। और फिर मेरे उसके बाद उनको बहुत बार जैसे दुर्गाष्टमी है और वो टीवी में वो दुर्गा जी के कोई भजन आ रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो उसमें एकदम गुरु जी के दर्शन हुए। पापा को ऐसे दर्शन बहुत होते थे, बहुत होते थे। बहुत बड़ी कृपा थी उनकी पापा की। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चों को आप बच्चे इजीली हमारी बात नहीं मान लेते हैं। तो मेरे बेटा IFT में MBA कर रहा था तब जब मैं 4th स्कूल में थी। तो दोनों इंस्टीट्यूट आपको पता है कि बीच में एक सिक्किम टेम्पल है और दोनों इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट एडजेसेंट टू ईच अदर हैं। तो गुरुजी ने बेटे को देखकर कहा कि नहीं नहीं, ये बाहर का खाना खाता है, ये ठीक नहीं है इसके पेट के लिए। तो मैं खाना उसका, मैं इंस्टीट्यूट में मेरा खाना तो मैं लंच लेके आती थी, मैं उसका लेकर आने लग गई। और मैंने उसको कहा फिर जब तू भी लंच टाइम में मेरे पास आकर खा लिया कर। अब उसने आज तक किसी को ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी 4th स्कूल में डायरेक्टर है, क्योंकि वो ये बात बताना ही नहीं चाहता था। न मैंने किसी को बता रखा था कि मेरा बेटा वहां पर पढ़ता है, बिकॉज वी वॉन्टेड टू कीप दीज टू थिंग्स एब्सोल्युटली सेपरेट, कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कुछ नहीं हो, और वो शांति से वो अपनी पढ़ाई कर ले और हमारा इधर आराम से सब। किसी को इस बारे में पता होना चाहिए। पूरे 2 साल वो मेरे पास आता रहा, खाना खा के जाता। किसी को आज तक इंस्टीट्यूट में ना यहाँ पता चला, बस मेरे PA को जरूर पता होता था कि उनका बेटा आया है, लंच दिया। और किसी को पता नहीं चलता था कि वो आए हैं। ना उसके फ्रेंड्स क्लोज 2-4 हैं, उनको जरूर पता था कि भाई उसकी मदर है, बाकी किसी को कभी पता ही नहीं चला। ये भी गुरुजी की कृपा है कि भी चलो उसकी हेल्थ ठीक रहे, बच्चा बाहर का ना खाए कहा, और पूरा प्रोटेक्टेड उसके अंदर पूरा टाइम निकल गया और वो सब कुछ अच्छे से। और गुरुजी हमेशा जैसे जब भी सत्संग कराते थे तो वो उनका ये होता था, हमें लगता था कि गुरुजी क्यों कह रहे हैं इसके साथ सत्संग कर लो, इसके साथ कर लो, ये पहन लो, ये कर लो। तो हर चीज में गुरुजी का कुछ एक बहुत गहरा सा मीनिंग होता था और हम लोग सोचते थे यार ऐसा करके उन्होंने क्यों कह दिया है। पर हर चीज में उनके बहुत एक डीपर मीनिंग होता था। वो जब जब हम आगे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें वो बात समझ में आती। और दूसरा, गुरुजी हर चीज का इतना ध्यान रखते थे, तो मुझे तो इतना लगता था कि कैसे गुरुजी को हर बात, हमारी हर छोटी से छोटी बात, बड़ी बात तो चलिए है ही, कोई बीमार है पता चल रहा है, कोई और चीज आदमी सोच रहा है उस बारे में पता चल रहा है, छोटी से छोटी बात। तो हम लोग जब पुरानी संगत को पता है कि हम लोग एक लंगर के बाद कुछ लोग बैठे रहते थे, जब दूसरा लंगर होता था फिर हम और खाते थे, कितना खाते थे वो हम जानते हैं। तो ऐसी एक बार दिवाली पर दिवाली थी और गुरुजी ने कहा बड़ी अच्छी दिवाली मनाएंगे इस बार। बहुत ऐसी दिवाली तो शायद हम सोच ही नहीं सकते कि कैसी वो दिवाली मनी थी, क्या पटाखे छूटे हैं, क्या डेकोरेशन हुआ है, क्या मिठाइयां बांटी। और गुरुजी ने उस दिन सबको मिठाई दे रहे थे। तो और मुझे मिठाई बहुत पसंद नहीं है, जैसे एक पीस खा लो, आधा खा लो, और कुछ ऐसे नहीं। नमकीन पसंद है, मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं।
और मावे की मिठाई तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कोई दे मैं एक मतलब होता है ना बाइट भी नहीं खा सकती, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। गुरुजी ने जैसे होता है ना आधा किलो भर के उनके हाथ में से, वो जो अपने हाथ में थे उनका एक हाथ और हमारे दो हाथ में भी वो नहीं समाए, इतनी सारी उन्होंने, मुझे लगता है आधा पौन किलो पता नहीं कितनी मिठाई दे दी खाने को। मैं गुरुजी की शक्ल देख लूं कि गुरुजी ह्यूमनली पॉसिबल है कोई जना इतनी मिठाई खाए मावे की, कोई खा सकता है? और ऐसा जना जो एक बाइट नहीं खा सकता। और बस आप मानेंगे नहीं, वो इतनी मिठाई है सारी खा ली, कुछ भी नहीं हुआ। और कैसे किस तरह से गुरुजी ब्लेस करते थे, तो मुझे तो लगता है कि जो तरीके हम ह्यूमनली सोचते हैं ये है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट तरीका होता था गुरुजी का ब्लेस करने का, कि भाई ये चीज नहीं है इसी से मैं ब्लेस कर देता हूँ। कोई आया डायबिटीज वाला, उसको मिठाई खिला दी, किसी को जिसको ऑयल बंद है उसको बिल्कुल ऑयली ऑयली खाना खिला दिया। मतलब इस तरह गुरुजी किस तरह ब्लेस करते थे और दुनिया अचंभित रहती थी क्या कर रहे हैं गुरुजी, किस तरह आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू संगत, आप सबने सुना, और थैंक यू गुरुजी, हम लोगों के लाइफ में आपके दिव्य दर्शन हुए, हम लोग को आपके साथ मिला। मतलब मैं उसको क्या धन्यवाद क्या शुक्रिया, मतलब कोई वर्ड नहीं है कहने का कि क्या हम लोग की कोई क्या कर्म रहे होंगे कि हमें भगवान के दर्शन हुए, शिव दर्शन हुए, हम उनके चरणों में बैठ पाए, उनकी सेवा कर पाए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? और वो पूरा परिवार उसके साथ आया। उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब हम जाते थे हर फ्राइडे सैटरडे, बेटी के एग्जाम होते थे, वो घर पे होती थी, तो वो अकेली होती थी फ्लैट के अंदर, और डर रहता था कि अकेली उसके छोड़। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लौट कर आए हों, 2 बजे आए, 3 बजे की बेटी ने कभी भी कहा हो कि अरे मम्मी आप लोगों ने इतनी लेट कर दी और मुझे डर लग रहा था, कभी भी नहीं। वो इतने आराम से सो रही होती थी, आती थी तो खुश होती थी, आते ही एक बार गले लगती थी कि भी फ्रेग्रेंस आ रही होगी हम लोगों में से, तो उसको भी कुछ फ्रेग्रेंस मिले, और आराम से खुशी खुशी सोती थी। तो देखिए कहाँ गुरुजी परिवार को संभालते हैं, हमको संभालते हैं, हमारे पूरे पूरे सारे परिवार को किस तरह बांधे रखते हैं, संभाले रखते हैं। और हमेशा कहते थे माँ पिता सब कंडीशनल लव देते हैं, तू ये करे तो मैं ये करूं। हम भी पूरा दिन समझते हुए भी ये कहते हैं तूने मेरा ये कर दिया। और गुरुजी का प्यार इज अनकंडीशनल, आप समर्पण करें ना करें, बट हिज लव हैज बीन अनकंडीशनल। आप मांगे ना मांगे, उन्हें पता है आपको क्या देना है। आप मांग रहे हैं वो गलत है इसलिए वो आपको नहीं दे रहे हैं, जो सही समय है तभी आपके ऊपर वो अपनी अपनी असीम कृपा करते रहेंगे। जय गुरु जी। थैंक यू संगत, आप सबने सुना, शुक्रिया गुरु जी। एंड इस जहां में खो गए गुरु जी, आप वापस आ जाइए, दैट इज व्हाट वी वांट। जस्ट लव यू गुरु जी, प्लीज कम बैक टू आवर लाइव्स इन फिजिकल फॉर्म, वी वांट टू सी यू अगेन। जय गुरु जी, जय गुरु जी।